क्लेमेंट के सर के राइट साइड के चीथड़े उड़े हुए हैं। ये खून आखिर किया किसने और क्या वो खूनी अभी भी मेंशन में ही था? नहीं, वेल नोन ब्रिटिशर की हत्या, वो भी तो इंडियंस के हाथों से। ये न्यूज जब ब्रेक हुई तो ब्रिटिशर्स का खून खोल गया। ये इंडियन हिस्ट्री का गोल्ड माइन है। 1920 से लेके 1950s तक मद्रास में 3 सेंसेशनल मर्डर्स हुए, जिनमें से 2 आज तक अनसॉल्व्ड हैं। लेकिन उन तीनों में ही जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी लाइफ स्टोरीज किसी फिल्म के कैरेक्टर की तरह लगती हैं। और मैं किसी विक्टिम या अक्यूज्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जजेस की, लॉयर्स की और उनके बच्चों की, और इवन जिन लोगों ने इस केस के बारे में सालों बाद लिखा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जो केस आज हम देखने वाले हैं, मुझे उसके जजमेंट की कोई ऑफिशियल कॉपी नहीं मिली है। मेरे सोर्सेस हैं, एक तो 2001 में प्रिंट हुआ मद्रास म्यूजियम्स का आर्टिकल बाय लेट रेंडर गाय, दूसरा ये ब्लॉग, और तीसरा बॉम्बे हाईकोर्ट का ये वेब पेज। तो लेट्स गेट इनटू इट। वेलकम टू इंडिया अनसॉल्व्ड, अ सीरीज बाय क्राइम कसाटा। दिस इज एपिसोड नंबर 1, द मर्डर ऑफ क्लेमेंट de la Haye। ये समय था साल 1900 के आसपास का, जब मद्रास में सेटअप हो चुका था न्यूइंगटन हाउस कॉलेज, अ टाइप ऑफ राजकुमार कॉलेज। राजकुमार कॉलेजेस उस टाइम एक स्कूल की चेन हुआ करती थी, जहाँ सिर्फ राजा, महाराजा और जमींदारों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। नॉर्थ इंडिया में तो कई सारे थे, पर सदर्न इंडिया में न्यूइंगटन हाउस कॉलेज एक लौता था। 1901 के अराउंड इस स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन करते हैं एक अंग्रेज, नाम क्लेमेंट de la Haye। समय गुजरता है और आ जाता है साल 1918। इस बीच में क्लेमेंट ट्यूटर से प्रमोट होके प्रिंसिपल बन गए। उनकी ब्रिटिश ऑफिशियल्स जैसे कि गवर्नर से खास जान पहचान हो गई, जो कि ब्रिटिशर होने के नाते भी एक बड़ी बात होती थी। इस जान पहचान की वजह थी क्लेमेंट की क्रिकेटिंग स्किल्स। वो एक उम्दा बॉलर थे और टीम के कैप्टन भी। दिस मेड हिम प्रीटी पॉपुलर। 1918 में क्लेमेंट ने 40 साल की उम्र में डोरथी मैरी फिलिप्स नाम की 26 साल की लड़की से शादी की, और 1919 तक उनका एंटनी नाम का बेटा हुआ। क्लेमेंट अपनी बीवी और बच्चे के साथ कॉलेज के अंदर बने मैंशन के फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, पर अकेले नहीं। उसी मैंशन के सेकंड फ्लोर पर रहते थे स्कूल के स्टूडेंट्स, सिवाय एक के जिसका रूम था ग्राउंड फ्लोर पे। स्कूल में कुल 9 लड़के पढ़ते थे, सभी अलग अलग जगह के जमींदारों के बेटे। इनमें से ज्यादातर के असली नाम नहीं पता है, और इन सभी को उस जगह के नाम से जाना जाता है जहाँ से ये थे, जिनके नाम हैं सिंगमपट्टी, कदम्बर, तलिवनकोट्टी, बेरिकाई, चुंडी, पेडामरंगी, सप्तुर और उरकट ब्रदर्स, जिनमें बड़े भाई की उम्र 17 साल थी और छोटे भाई की 12 साल। क्लेमेंट के डेली रूटीन के हिसाब से वो रोज क्रिकेट खेल के शाम तक वापस आता था। वैसा ही 15 अक्टूबर 1919 की शाम को हुआ। अच्छा, उनका जो रूम था उसका अरेंजमेंट कैसा था ये क्लियर नहीं है, बट क्लेमेंट की बीवी डोरिथी की टेस्टिमनी के हिसाब से उनके बेड एक के पीछे एक थे। तो हम ऐसा कुछ अज्यूम कर सकते हैं। केस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर विजुअलाइज करने में इजी रहेगा। इसके आगे अब मैं जो भी बताने वाला हूँ वो सब डोरिथी के स्टेटमेंट के हिसाब से है, जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने अक्टूबर 20 को दिया था। रात करीब 9:30 तक क्लेमेंट और डोरिथी दोनों ही सो चुके थे, पर उसके बाद आधी रात यानी कि 12:30 बजे अगर किसी की नींद खुली तो वो थी सिर्फ डोरिथी की, वो भी एक धमाके जैसी आवाज से। हड़बड़ाते हुए डोरिथी की आंख खुली और उसने क्लेमेंट को आवाज लगाई, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उतने में उसे बाहर से कुछ भारी सामान गिरने की आवाज आई। वो मुड़कर क्लेमेंट के बेड की तरफ देखती तो पाती है कि वहां पर लगा हुआ पर्दा आग की चपेट में है। डोरिथी अपने बेड के लेफ्ट साइड से उतरती है और क्लेमेंट के पास पहुंचकर उसे उठाने की कोशिश करती है। तब जाकर उसे दिखा कि क्लेमेंट के सर के राइट साइड के चीथड़े उड़े हुए हैं और वो खून से लथपथ है। क्लेमेंट मर चुका था। ये देखकर डोरिथी चीख पड़ी। चीख सुनकर सबसे पहले बेरिकाई कमरे में आता है, फिर चुंडी, उसके बाद आते हैं सिंगमपट्टी, कदम्बर और सप्तुर, जिनमें से सिंगमपट्टी डरा हुआ बदहवास हालत में था, जबकि कदम्बर अपने हाथ पीछे किए हुए डोरिथी को बस घूरे जा रहा था। तो अब सवाल उठता है कि ये खून आखिर किया किसने, और क्या वो खूनी अभी भी मेंशन में ही था? कौन था इसका प्राइम सस्पेक्ट?
रात को 12:30 बजे मेडिकल ऑफिसर मेजर हिंगस्टोन को न्यूइंगटन कॉलेज में हुए मर्डर की खबर आती है और वो जल्द ही लोकेशन पर पहुंचते हैं। कॉलेज के अंदर पड़ी हुई लाश को एनालाइज करके वो बताते हैं कि क्लेमेंट की हत्या गोली मार के की गई है। वहां पर हिंगस्टोन को हत्यारे के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिलती है। स्टूडेंट बेरिकाई, जो सबसे पहले क्राइम सीन पर पहुंचा था, वो उन्हें बताता है कि उसने 2 लड़कों को रूम से भागते हुए देखा है। ये लड़के थे सिंगमपट्टी और कदम्बर। यही बात बेरिकाई ने एक चिट में लिख के पुलिस वालों के हवाले कर दी। उसी रात पुलिस को मैंशन के बाहर से एक 12 बोर गन और उसके पास कुछ कार्ट्रिजेस पड़े हुए मिलते हैं। मतलब जो सामान गिरने की आवाज डोरिथी को आई थी वो गन की थी। गन के अंदर एक फायर्ड कार्ट्रिज भी था और अगले दिन एक और लोडेड गन यार्ड में से बरामद होती है। उसके आसपास भी कुछ लूज कार्ट्रिजेस पड़े हुए मिलते हैं। ये गन्स मैंशन के ही ग्राउंड फ्लोर में बने रूम में रखी रहती थी और बच्चों को शूटिंग सिखाने के काम आती थी। इंटरेस्टिंगली, जो एक बच्चा ग्राउंड फ्लोर पर रहता था वो कदम्बर ही था। अगले दिन तक दोनों लड़कों को पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। एक इतने वेल नोन ब्रिटिशर की हत्या, वो भी 2 इंडियंस के हाथों से, वो भी साल 1919 में, जब इंडिया ने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा। गांधी जी की पॉपुलैरिटी राइज पर थी और इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा था। उस टाइम पर ये न्यूज जब ब्रेक हुई तो ब्रिटिशर्स का खून खौल गया। उन्होंने डिमांड की कि इन दोनों लड़कों को पब्लिक के सामने फांसी पे लटकाया जाए। मीडिया भी इस केस को लेकर पागल हो गया। कुछ न्यूज़पेपर्स ने तो ये तक लिख दिया कि कदम्बर ने अपना गुनाह कबूल किया है। उसने अपनी माँ को एक खत लिखा है जिसमें वो खून करने के चलते दुखी है और डोरिथी को 10,000 रुपए मुआवजा देने की बात कहता है। बट ऐसी कोई भी बात इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आई थी। सिंगमपट्टी और कदम्बर जमींदारों के बच्चे थे और इस मर्डर में उनका पकड़ा जाना जमींदारों के ईगो को भी हर्ट कर गया। सिंगमपट्टी स्कूल का सबसे अमीर लड़का था और उसके पिता सिंगमपट्टी सीनियर मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। इवन जेल में भी उसे किसी गेस्ट की तरह रखा जाता। ऑन दी अदर हैंड, कदम्बर स्कूल का सबसे गरीब स्टूडेंट था। सिंगमपट्टी सीनियर ने मद्रास के लीडिंग क्रिमिनल लॉयर थॉमस रिचमंड को एक केस सौंपा। थॉमस रिचमंड के बारे में बता दूं, ये मद्रास में पैदा हुए थे। प्रेजेंट टाइम में बेंगलोर की एक रोड का नाम उन्हीं के बाद पड़ा है। रिचमंड ने सिंगमपट्टी को एज एन अप्रूवर यानी कि गवाह के तौर पर पेश किया, जिसके हिसाब से क्लेमेंट को गोली कदम्बर ने मारी थी, जबकि सिंगमपट्टी सिर्फ उसके साथ में था। उसे डिफेंड करने मद्रास के नामी लॉयर स्वामीनाथन आए। नाउ स्वामीनाथन इस पूरे केस के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, क्योंकि इनके बेटे गोविंद आगे चल के इंडिया के एक और अनसॉल्व्ड केस में इन्वॉल्व रहते हैं। इनकी बेटी लक्ष्मी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बने और रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की कैप्टन रही। इनकी दूसरी बेटी मृणालिनी ने क्लासिकल डांसर बनी और साइंटिस्ट विक्रम साराभाई से शादी की। इन्हीं के कैरेक्टर को रॉकेट बॉय सीरीज में रेजिना कैसेंड्रा ने प्ले किया है। स्वामीनाथन ने केस को स्टडी किया और मद्रास के हाल देखते हुए उन्हें समझ आ गया कि अगर वो कदम्बर को बचाना चाहते हैं तो उन्हें इस केस को मद्रास से शिफ्ट करके बॉम्बे हाई कोर्ट ले जाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर जूरी सिस्टम हुआ करता था, जिसमें सिटीजन्स डिसाइड करते थे अक्यूज्ड गिल्टी है या नहीं। जूरी अक्सर मीडिया में बताई जा रही बातों से इन्फ्लुएंस हो जाती है और यही कारण था कि 1959 में के.एम. नानावती केस के बाद इस सिस्टम को अबॉलिश करके अब सिर्फ जजेस की बेंच बिठाई जाती है। बाय द वे, के.एम. नानावती केस पर ही रुस्तम फिल्म बेस्ड है। फरवरी 1920 में बॉम्बे हाई कोर्ट में इस केस के ट्रायल शुरू हुए, जिसमें 9 सिटीजन्स की जूरी बनाई गई और जज थे चीफ जस्टिस सर नॉर्मन मैक्लियोड। वहाँ कदम्बर के डिफेंस में थे लॉयर R.D. वाडिया और प्रोसिक्यूशन में थे W.L. वेल्डन। द ट्रायल्स। बेरिकाई, जो सबसे पहले सीन पे पहुंचा था, कोर्ट में बताता है कि जब फायरिंग की आवाज से उसकी आंख खुली तब अपने बेड पे लेटे हुए उसने देखा कि कदम्बर और सिंगमपट्टी भागते हुए ऊपर आ रहे हैं। तो क्या ये एक अच्छा सबूत था कदम्बर को गिल्टी प्रूफ करने के लिए? नप। बेरिकाई चश्मा पहनता था, जो कि ऑब्वियसली उसने सोते हुए नहीं पहना था। मतलब उसे जो भी दिखा वो सब धुंधला था और रात के अंधेरे में ये कंफर्म कह पाना कि वो कदम्बर ही था was just not possible। स्टूडेंट चुंडी का कहना था कि उसने उस रात कदम्बर को हाथ में गन पकड़े सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखा था। डिफेंस लॉयर वाडिया क्रॉस एग्जामिनेशन के एक्सपर्ट थे। उन्होंने चुंडी को इतना रगड़ा कि वो कोर्ट में ये एडमिट कर लेता है
कि वो एक बहुत ही झूठा इंसान है और अपने दोस्तों का सामान चुराता है। उसके बाद चुंडी ये भी एडमिट करता है कि उसने गन ले जाते हुए बस एक शख्स को पीछे से देखा था जो कि कद में लंबा था और उसके घुंघराले बाल थे। कदम्बर लंबा नहीं था और ना ही उसके घुंघराले बाल थे। सिंगमपट्टी लंबा भी था और उसके घुंघराले बाल भी थे। स्टूडेंट तलवन कोटी का भी कहना था कि उसने क्लेमेंट की बेडरूम से बाहर हाथ में गन लिए हुए कदम्बर को आते देखा था और फिर वो गन कदम्बर ने फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक दी। इवन उसने मर्डर के कुछ टाइम पहले बिलियर्ड्स के रूम से बाहर निकलते हुए कदम्बर और सिंगमपट्टी को आपस में क्लेमेंट का मर्डर प्लान करते हुए भी सुना था। यही बात उसने बेरिकाई और चुन्नी को भी बताई थी, पर इसके खिलाफ किसी ने कुछ भी इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि कदम्बर उन्हें गोली मार देगा। ये सुनकर लॉयर वाडिया ने तलवन कोटे के कैरेक्टर पे निशाना साधा और उससे कहा कि तुम तो अपने दोस्तों के लिए दलाली का काम करते हो, यू आर अ पिम्प। ये बात तलवन कोटे कोर्ट में एडमिट भी कर लेता है। एक और विटनेस उरकड़ कहता है कि उसे भी इस मर्डर कॉन्स्पिरेसी का पहले से पता था, पर वो कदम्बर से डरता था। तो वाडिया कहते हैं कि उरकड़ ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि कदम्बर को पता था कि उरकड़ और क्लेमेंट की बीवी डोरिथी डेलाहे का अफेयर था। कहते हैं कि क्लेमेंट को अपनी बीवी के कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता था। वो अक्सर सुबह घर से जल्दी निकलती और रात को देर से आया करती थी। क्लेमेंट को भी इस बात से दिक्कत नहीं थी, पर जब स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसी बातें सामने आने लगी तो वो अपना गुस्सा स्टूडेंट्स पर निकालने लगा, उन्हें पनिश करके। क्लेमेंट एक बहुत ही रेसिस्ट आदमी था। वो बार बार स्टूडेंट्स को तमिल बारबेरियंस कहता था और एक बार रमनाथ के राजा को ब्लडी निगर प्रिंस भी कहा था। ये बात राजा को बहुत ज़्यादा खटक गई। वो न्यूइंगटन कॉलेज को रिकग्निशन दिलवाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ऑफिशियली वो अभी भी राजकुमार कॉलेज घोषित नहीं हुआ था। राजा का प्लान था क्लेमेंट को प्रिंसिपल की पोजीशन से हटवाने का। इवन क्लेमेंट को भी कॉलेज छोड़ने का नोटिस एक बार आ चुका था, लेकिन वो अपने कॉन्टेक्ट्स के चलते कुछ ना कुछ करके वहां पे बना हुआ था। 2001 में छपे आर्टिकल के हिसाब से क्लेमेंट सिंगमपट्टी को पनिश करता था, उसे देर तक क्लासेस में रख के, ताकि बाहर अंधेरा हो जाए और सिंगमपट्टी अपना फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट नहीं खेल पाए। क्लेमेंट ऐसा इसलिए करता था क्योंकि सिंगमपट्टी रमनाथ के राजा का रिश्तेदार था। कोर्ट में सिंगमपट्टी का सामना जब वाडिया की क्रॉस एग्जामिनेशन से होता है तो वो अक्सर खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वो कहता है कि क्योंकि क्लेमेंट ने कदम्बर को गालियां दी थी इसलिए वो बदला लेना चाहता था और कदम्बर ने उससे कहा था कि अगर कदम्बर निशाना मिस कर दे तो सिंगमपट्टी क्लेमेंट को गोली मार दे। इवन अगर डोरिथी नींद से उठ जाती है या फिर कोई और रास्ते में आता है तो उसे भी सिंगमपट्टी गोली मार दे। इससे वाडिया ये इन्फर करते हैं कि सिंगमपट्टी के हाथ में भी बंदूक थी और वो इतना इनोसेंट नहीं था जितना कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। और फिर पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन के टाइम 2 गन्स मिली थी। अनफॉर्चुनेटली क्रॉस एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली क्या पूछा था वो मुझे नहीं मिल पाया, एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में तो वो नहीं है। पर सिंगमपट्टी के बारे में एक और खास बात जो रिपोर्ट की जाती है वो ये है कि जब वो और कदम्बर जेल में बंद थे तब उसने कदम्बर को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें लिखा था कि उसने यानी कि सिंगमपट्टी ने अप्रूवर बन के जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया जिसमें वो कदम्बर को दोषी ठहराता है, उस स्टेटमेंट को सिंगमपट्टी के पिता और लॉयर ने लिखा था और उसने सिर्फ उस पर साइन किए थे। सिंगमपट्टी कदम्बर से खुद के लिए और अपने पिता के लिए उससे माफी मांगता है। रिपोर्ट ये भी थी कि सिंगमपट्टी के पिता कदम्बर से मिलने जेल भी गए थे, जहां उन्होंने कदम्बर को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा था और उससे कहा था कि एक बार सिंगमपट्टी बरी हो जाए तो उसे भी जेल से निकलवा लिया जाएगा। इन सभी बातों की वजह से सिंगमपट्टी की बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। उसके बाद डिफेंस ने ये थ्योरी दी कि क्लेमेंट डेलाहे का कत्ल असल में कदम्बर ने नहीं बल्कि सिंगमपट्टी और उरकड़ ने मिलकर किया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2001 के आर्टिकल के हिसाब से सिंगमपट्टी और रमनाथ का राजा रिलेटिव थे, पर एक ब्लॉग के हिसाब से रमनाथ का नेफ्यू उरकड़ था। मैं श्योर नहीं हूँ कि इनमें से कौन सा वाली सच है, या ये भी हो सकता है कि दोनों बातें सच है। मैं कंफ्यूज सिर्फ इस पर हूँ कि उरकड़ की बहन की शादी सिंगमपट्टी से होने वाली है,
तो हो सकता है कि वो दोनों दूर के रिश्तेदार हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वो दोनों कजिन्स हों, जो कि सेवेरल स्टेट्स में कजिन मैरिज उतनी अनकॉमन नहीं हो। लेकिन फिर किसी भी सोर्स में उत्कल और सिंगमपट्टी के बीच की रिलेशनशिप नहीं मिला है। फैक्ट ये है कि उत्कल के पास मोटिव था क्लेमेंट को मारने का, और ये भी पॉसिबल था कि वो कदम्बर से चिढ़ता था। क्योंकि सिंगमपट्टी से पहले कदम्बर के पास उरकड़ की बहन का रिश्ता गया था, जो कि उसने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे लड़की के कैरेक्टर पे शक था। तो डिफेंस की कहानी ये रही कि उरकड़ क्लेमेंट को मारना चाहता था, और क्योंकि उसे बंदूक अच्छे से चलानी नहीं आती थी, इसलिए उसने सिंगमपट्टी की मदद ली। सिंगमपट्टी की जगह कदम्बर नहीं हो सकता था क्योंकि कदम्बर के हाथ हिलते थे। इवन जिस मेडिकल ऑफिसर मेजर हिंगस्टोन ने क्लेमेंट की डेड बॉडी सबसे पहले एग्जामिन की थी, उसी ने मर्डर के 7 महीने पहले मार्च 1919 में कदम्बर को एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दिया था कि उसे ट्रेमर हैंड्स हैं, जिसके कारण कदम्बर की पढ़ाई में क्लेमेंट ने काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। उसके अलावा यह भी पॉसिबल था कि जो गन पुलिस को नीचे से मिली थी उसे ऊपर से फेंका नहीं गया था, बल्कि बाद में प्लांट किया गया था। क्योंकि विटनेसेस का तो कहना था कि गन को करीब 40 फीट की ऊंचाई से फेंका गया था, लेकिन फिर एक गन एक्सपर्ट ने उसे एग्जामिन किया और कहा कि इतनी ऊंचाई से फेंके जाने के बाद गन टूट जानी चाहिए थी, लेकिन उस पर तो एक डेंट भी नहीं था और उसके कार्ट्रिजेस उछल के काफी दूर गिरे हुए मिलते, ना कि गन के आसपास सजे हुए। हमने इस पूरी कहानी में सब विटनेसेस की बात करी, सिवाय एक के, हमारी स्टार विटनेस डॉरोथी डेला। वो इसलिए क्योंकि अक्टूबर 20 को उनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड होने के बाद ट्रायल के बीच में ही वो लंदन रवाना हो गई, ये कह के कि अपने पति की मौत के बाद वो खौफजदा है, उन्हें बार बार नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है और वो इंडिया में सेफ फील नहीं करती। इसके बाद वो इंडिया कभी नहीं लौटी। जब वो इंडिया में थी तब भी पुलिस ने उनसे ठीक से पूछताछ नहीं की, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि अगर ऐसा होता तो काफी सारे साहेब और रॉयल फैमिलीज की पोल खुल जाती। इन दी एंड हत्या का मोटिव क्या था? क्या उसे कदम्बर ने मारा था क्योंकि क्लेमेंट उसकी पढ़ाई के आड़े आ रहा था और उसने उसे रेसिस्ट गालियां दी थी, या फिर रमनाथ के राजा ने क्लेमेंट को मरवाया था ताकि वो नए स्कूल का हेड ना बन पाए? पर इनमें से कोई भी मोटिव कोर्ट को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा कि इसके पीछे किसी की हत्या कर दी जाए। ऊपर से फिर डोरिथी का ट्रायल के बीच में ही इंडिया को छोड़ के चले जाना पूरे केस को बर्बाद कर दिया था। वाडिया के इस क्रॉस एग्जामिनेशन को इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ का बेस्ट एवर माना जाता है, जिसके चलते जूरी इस नतीजे पे पहुंची कि कदम्बर निर्दोष है और किसी को भी दोषी करार नहीं दिया गया। आफ्टरमैथ। फरवरी 1920 में कोर्ट ने तो दोनों को ही जाने दिया, पर फिर नवंबर 1920 में डोरिथी डेलाहे ने दोनों को सू कर दिया और 10 लाख रुपए कंपेंसेशन मांगा, जो कि कदम्बर और सिंगमपट्टी दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो दोनों माइनर थे। पर फिर बाद में सिंगमपट्टी ने 60,000 रुपए देकर डोरिथी से अपना पीछा छुड़ा लिया और फिर डोरिथी भी दूसरी शादी करके साउथ अफ्रीका में सेटल हो गई और ये केस कभी इसके आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इस केस से जिस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा वो थे कदम्बर के डिफेंस लॉयर स्वामीनाथन और उनकी फैमिली। उनकी बेटी लक्ष्मी और मृणालिनी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि कदम्बर के डिफेंस में होने के कारण जिन अंग्रेजों के साथ वो पहले उठा बैठा करती थी वो उन्हें नीची नजरों से देखने लगे, जिससे उनके सामने जो अंग्रेजों की सच्ची और अच्छी इमेज की पट्टी लगी हुई थी वो फाइनली हट गई। सिर्फ एक बात जो लक्ष्मी के लिए काफी अजीब थी वो ये कि जिस क्वीन मैरीज वुमेन्स कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया था उसकी प्रिंसिपल क्लेमेंट की सगी बहन थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। ये जो टाइम था इस बीच में गांधी जी भी नेशनल फ्रेम में आ गए और तब भी स्वामीनाथन की फैमिली ने अपना ब्रिटिश टाइप लाइफस्टाइल छोड़ के इंडियन लाइफस्टाइल अपनाना चालू किया।